Hello everyone. So in the last class we have discussed up to question number 6 from NCERT from exercise 9.1. हमने exercise 9.1 में question number 6 तक लास्ट क्लास में कर लिया था. बेसिकली अभी हम NCERT पे फोकस कर रहे हैं और इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7. ओके, आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपको चीजें ठीक से समझ में आ रही होंगी. ठीक है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर. अब मैंने आपको बताया अगर किसी को भी एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने में दिक्कत होता है तो वो पिनाका अवधेश कुमार पांडे करके टाइप करे. इसी सीरीज में लेक्चर नंबर 1 पे जाए, वहां पे मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट एंड देयर आर सो मेनी अदर टर्मिनोलॉजी. आई हैव टेकन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दीज बेसिक टर्मिनोलॉजी. तो ये बेसिक टर्म अगर किसी को समझने में दिक्कत होती है तो इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 1 फॉलो करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझना है तो हमेशा याद रखो, दो चीजें याद रखो. एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप नीचे से ऊपर कोई चीज देखोगे, नीचे से ऊपर, जैसे मान लो आप कुतुब मीनार देख रहे हो या ताजमहल देख रहे हो, सपोज दैट इफ यू आर सीइंग इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया और एनी टॉल बिल्डिंग और एनी टॉल स्टैचू, जब आप नीचे खड़े हो और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आपसे बहुत ऊंचाई पे है, तो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है या जिस पीक को आप देख रहे हो, जिस चोटी को देख रहे हो और आपकी आंखों के बीच आंखों को और पीक को जोड़ने वाली जो लाइन होती है बेसिकली उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं. तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल मतलब एक ऐसे ही धरातल पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, रेफरेंस लाइन जिसे आप बोल सकते हो, उसके बीच में जो एंगल बनता है बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन. कब? जब नीचे से आप कोई चीज ऊपर देख रहे हो. और यही केस उल्टा होता है जब आप सपोज दैट आप अपने छत पे खड़े हो और नीचे फुटबॉल पड़ी हो, आप उसको देख रहे हो, तो फिर एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल बनता है और नीचे जो है लाइन ऑफ साइट होता है, उसके बीच में जो बेसिकली एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. आई होप कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा. अगर खूब डिटेल में समझना है तो आप इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 1 फॉलो करो, वहां मैंने खूब अच्छे से बिंदास होकर उसको समझाया हुआ है. आई हैव टेकन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन ऑल दीज बेसिक टर्मिनोलॉजी ओवर देयर. ठीक है. तो अभी ये बोल रहा है फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे कोई पॉइंट है तो ग्राउंड पे कोई पॉइंट है तो ग्राउंड कहीं पे भी यहां बना देते हैं, कहीं पे भी आप ग्राउंड बना सकते हो, वो डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं. जैसे कहीं पे भी मान लो यहाँ पे मैंने एक ले लिया, एक रेफरेंस लाइन खींच ली, उसे ग्राउंड कई बार इन द क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल टेल ग्राउंड, समटाइम्स दे विल टेल हॉरिजॉन्टल, समटाइम्स दे विल टेल मेंशन एज लाइक रेफरेंस लाइन. ऑल दीज थिंग्स आर इक्वल एंड सेम. ओके, जस्ट राइट डाउन ओवर हियर ग्राउंड because in the question they have mentioned that they are taking horizontal as a ground. No issue at all. Okay, from a point on the ground. ग्राउंड पे, इसी ग्राउंड पे कहीं कोई पॉइंट है, मान लो इधर या इधर दाएं बाएं, अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो है कहाँ पॉइंट. ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. वो बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर. एक ट्रांसमिशन टावर है जो फिक्स्ड है एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. मतलब एक बिल्डिंग है बेसिकली और बिल्डिंग की ऊंचाई, द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन. आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि इन केस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को समझना, उसको फॉर्मुलेट करना, उसका डायग्राम बनाना, वही क्वेश्चन का क्रक्स और जान होता है. एक बार वंस यू हैव डन विद द फॉर्मुलेशन पार्ट यू कैन से नियरली द क्वेश्चन इज डन. ठीक है. टावर कहाँ है, बिल्डिंग का कहाँ है, ऊपर नीचे लगाना, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है. इसे आपको तसल्ली से समय लेके इसको समझना है और खूब तसल्ली से रिलैक्स होकर डायग्राम ड्रा करना है. एक बार आपने अच्छे से डायग्राम ड्रा कर लिया, एक बार करेक्ट डायग्राम ड्रा कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज्यादा दिक्कत या ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. तो वो बोल रहे हैं कि पहले बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने टावर फिक्स कर रखा है एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, दे आर टेलिंग टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. This is suppose that I am writing, this is building. Okay, this is building and the height of building is nothing but how much? 20 meter.
they have mentioned it separately in the question that this is the building and the height of building is 20 मीटर। अब वो ये बोल रहे हैं कि इसी बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने टावर खड़ा कर रखा है, इसी के ऊपर एक टावर इंस्टॉल कर रखा है। मान लो ये टावर खड़ा कर दिया उन्होंने, ठीक है, ये हो गया टावर, इसे मैं अलग से मेंशन कर दे रहा हूं, ये हो गया टावर जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, जब आप बॉटम को देखते हो यहां पे मान लो कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, मान लो ये पॉइंट है सपोज दैट, अब ये कोई बंदा है जो ये टावर के बॉटम को देख रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ये टावर है बेसिकली, इसे ट्रांसमिशन टावर बोल रहे हैं। ट्रांसमिशन टावर हमें उससे कोई मतलब नहीं कि ट्रांसमिशन टावर है या कोई विंड टावर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमने सिंपली उसको टावर एज ए टावर ट्रीट किया है। अब ये बोल रहे हैं कि टावर के बॉटम और टावर के टॉप को, तो टॉप को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि टावर के बॉटम और टॉप को मिलाने वाली लाइन से, जो भी लाइन, इसे भी लाइन आप साइड करेंगे, एक बार कोई बंदा मान लो यहाँ खड़ा है, वो एक बार टावर के बॉटम को देख रहा है, एक बार इसी टावर के टॉप को देख रहा है, तो एंगल बदल जाएगा। आप यहाँ पे एंगल ऑफ आर्क से अंदाजा लगा सकते हो कैसे, ये देखो ये एंगल थोड़ा छोटा है, आप यही सेम जगह पे खड़े होंगे, कोई ऊंची चीज देखोगे तो आपको सिर को थोड़ा और उठाना पड़ेगा, तो ये एंगल क्या होगा, थोड़ा सा और ज्यादा होगा जब आप टावर के टॉप को देखोगे रादर देन बॉटम को। जब बॉटम को देखोगे तो थोड़ा सा एंगल छोटा बनेगा। अब ये बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। वैसे भी पता है कि छोटा एंगल क्या होगा 45, मतलब ये छोटा वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, ऐसा वो बोल रहे हैं। और बड़ा वाला 45 कब बन रहा है, जब आप टावर के बॉटम को देख रहे हो, जब आप टावर के टॉप को देख रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा बनेगा क्योंकि सेम पॉइंट से देख रहे हो। तो ये जो वाला है ये इसे क्या बोल रहे हैं वो 60 डिग्री, ठीक है। कब, ये टावर का मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये टावर का क्या है, ये है बॉटम ऑफ टावर, ठीक है। ये क्या है बॉटम ऑफ टावर, और ये क्या है, ये है टॉप ऑफ टावर, ऐसा उन्होंने मेंशन कर रखा है। अब समझ लो कि हमने फॉर्मुलेशन लगभग कर लिया। अब हम देखते हैं कि व्हाट दे आर बेसिकली आस्किंग इन द क्वेश्चन, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वेरी गुड, दे आर लुकिंग फॉर द हाइट ऑफ द टावर। अब मान लो कुछ भी ले लो हाइट ऑफ टावर, फॉर एग्जाम्पल चलो x ले लेते हैं, तो यहाँ पे इफ यू आर विलिंग टू राइट यू कैन राइट, व्हाट शुड आई राइट, जस्ट दे आर आस्किंग द हाइट ऑफ टावर ना, तो लेट अस कंसीडर, जस्ट राइट डाउन वन लाइन, लेट अस कंसीडर the height of the tower is x. Just I have assumed a value. If you are willing to take x, y, z, h, small h, capital H, whatever if you are willing to take, you can take, there is no problem at all. ठीक है। अब हमने ये x ले लिया, अब समझ लो कि हमारा काम हो गया, बस अब इसी में हमें थोड़ा सा माथा पच्ची करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को यूटिलाइज करना है कि कैसे हम इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करें। अब देखो यहाँ पे जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की गुणागणित क्या हो जाएगी, उसमें स्टार्ट हो जाएगी झमाझम, कोई दिक्कत नहीं। अब वो ये क्या बोल रहे हैं कि x की वैल्यू निकालनी। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दो, फॉर एग्जाम्पल A, B और C और D। अब एक बार आप बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लो A, B, C, और एक बार ले लो D, B, C, ठीक है। तो बस उसी दोनों के जो डाटा दिया हुआ है और जो डाटा नहीं दिया है उसी के हेल्प से हमें जो अननोन डाटा है उसी की वैल्यू निकालिए। तो बस अब क्या करते हैं, अब देखो जस्ट टेक फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई एम गोइंग टू टेक व्हाट स्मॉल ट्रायंगल, आई मीन जस्ट आई एम गोइंग टू टॉक इन राइट एंगल ट्रायंगल BBC, ये ट्रायंगल मैंने ले लिया। अब इसमें देखिए एंगल कितना दिया हुआ है। अब ये देखो ये वन डाटा इज गिवन टू 20, इससे कुछ भी ले लो, कुछ भी नहीं, अगर आप सपोज कुछ भी नहीं ले रहे हो तो BC आपने लिख रखा है, BC ही लिखा रहेगा,
ठीक है। और अगर आप लेना ही चाहते हो तो y या z या कुछ भी लेना चाहते हो तो ले लो। मैं यहाँ पे चलो कुछ नहीं ले रहा, ऐसे ही BC से ही काम चला दूंगा। BC मतलब कोई अननोन, x मतलब कोई अननोन, y या z या a b c मींस कोई अननोन, ठीक है। वैसे भी हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। इन केस आप अब यहाँ पे मैं ये डाटा यूज करूंगा BC वाला, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये मैंने बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे परपेंडिकुलर और बेस को कैसे डिसाइड करें, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या ले सकते हैं, tan, cot भी आप ले सकते हो, पर मैं tan ले रहा हूँ। आप cot लोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट और सही है, ठीक है। tan 45 इक्वल टू व्हाट, P by B, perpendicular divided by base. Perpendicular is given to you what, how much, 20, and base is nothing but just BC, just I am going to take because BC is not given, BC दिया नहीं है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 20 डिवाइड बाई BC, ठीक है। अब एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू गॉट BC, BC इक्वल टू क्या आ गया, BC इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया आपका 20 मीटर। मीटर कैसे पता चला, क्योंकि ऑलरेडी जो डाटा दिया हुआ था मीटर में दिया हुआ था, तो जो डाटा आएगा वो भी मीटर में आएगा। यूनिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक डाटा आ गया हमारे पास, करेक्ट। अब हमें ये हमारा फाइनल आंसर नहीं, हमें एक्स निकालना है। तो अब एक्स पे फोकस करें, कैसे फोकस करें, जस्ट टेक द लार्जर राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू टेक इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC मैंने ले लिया। अब ABC अगर आप लेने जा रहे हो तो फिर वही फंडा, एंगल और क्या दिया है क्या नहीं दिया है उसके बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढो और उसको अप्लाई करो और उसमें जो डाटा दिया है उसको फिट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जस्ट आई एम गोइंग टू टेक व्हाट, tan 60, tan 60 इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, P by B, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब यानी कि ये पूरी हाइट हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। जब आपको लग रहा होगा कि ये छोटा, ये जो दिख रहा है ABD, अरे बाबा ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री की जान ही है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आप बना पाओगे तो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो यू वोंट एबल टू अप्लाई ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हाटएवर यू हैव स्टडीड सो फार, ठीक है। तो tan 60 इट मींस यू हैव टू डील विद ट्रायंगल ABC। In this larger right angle triangle, D is not going to take any part, okay. P perpendicular, but ये पूरी height होगी, the entire height you have to take, you must have to take AC, AC perpendicular is what, AC। अब AC ऐसे पहले लिख देते हैं, AC डिवाइड बाई BC। AC की वैल्यू क्या है, देखो ऊपर AC मिलके किससे बना है, AC is basically AD plus CD, AD plus BC या फिर CD और डिवाइड बाई BC, ये हो गया, ठीक है। अब अगर AD की वैल्यू लिखें तो AD इज नथिंग बट आवर टावर, AD इज नथिंग बट आवर टावर, टावर ही है हमारा AD, वही तो हमें कैलकुलेट करना है। वो हमने ले रखा है, क्या हमने एज्यूम कर रखा है, वो हमने x कंसीडर कर रखा है पहली वैल्यू, तो वही वैल्यू हम कॉपी कर देते हैं, तो ये हो गया x। और DC की वैल्यू क्या है, DC इज नथिंग बट बिल्डिंग ऑफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, जस्ट कट कॉपी पेस्ट 20, and BC just I have calculated earlier, BC I have calculated over here, ठीक है। तो ये हो गया 20। Now the question is done. Do one thing, cross multiplication, put the value of tan 60, do cross multiplication, you will get the final answer। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इक्वल टू x प्लस 20 डिवाइड बाई 20। इसके नीचे एक ट्रीट कर लो, जब कोई फ्रैक्शन दिया होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई में हेल्प हो जाए, इसके लिए ऐसा करते हैं। तो ठीक क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20√3 इक्वल टू x प्लस 20। अब आपको x निकालना है तो x निकालना है, तो जो वैल्यू निकालना है उसको अकेला करो, उसके अगल बगल की दाएं बाएं की जितनी भी वैल्यू है सब हटा दो, उसको अकेला करो, ठीक है। तो ये हो गया 20√3 और उस 20 को इधर ले जाओ तो इधर आएगा इक्वल टू के, इधर या उधर कोई भी डाटा, इफ यू ट्रांसफर एनी डाटा ऑन द आइदर साइड, द साइन ऑफ द डाटा मस्ट बी चेंज। इफ इट इज ऑलरेडी माइनस इट विल बी पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आया तो ये माइनस हो जाएगा 20 और इक्वल टू x। अब कुछ नहीं करना, इसमें जस्ट डू वन थिंग, 20 टेक 20 कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल टू x, और ये भी क्या आ गया, x इक्वल टू, बेसिकली ये मीटर में है, यहाँ पे आप लिख सकते हो
ये किसमें आ गया आपकी यूनिट, यानी हाइट ऑफ द टावर बेसिकली वी गॉट x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू वी गॉट 20 इन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर, बिकॉज ऑलरेडी द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन दे हैव मेंशन द यूनिट मीटर। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फटाफट चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो है अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। एक स्टैचू वाला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं फटाफट। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा हूं, बिकॉज नियरली ऑल क्वेश्चन आर गुड, दैट्स वाई। ठीक है, और ये सारे जो क्वेश्चन है वो कुछ ना कुछ कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, इस वजह से। अब ये बोल रहा है एक स्टैचू है, स्टैचू मतलब कोई मूर्ति है, कोई बुद्धा की, लॉर्ड बुद्धा की, या कोई और गॉड की कोई मूर्ति हो सकती है। ठीक है, वो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, मतलब एक तरीके से स्तंभ बनाते हैं, मतलब एक बेसिक फाउंडेशन या स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कोई मूर्ति है उसको लगाते हैं, स्थापित करते हैं। जैसे मतलब कोई एक ऐसे मोटा सा फाउंडेशन बनाया ऐसे, और इसके ऊपर कोई स्टैचू या फिर कोई मूर्ति इसके ऊपर ऐसे प्लांट करते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं। और जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर स्टैचू की, ये है स्टैचू, और ये कितना है 1.6 मीटर है। ठीक है, ये कितना है 1.6 मीटर। हाइट ऑफ द स्टैचू इज गिवन, इट इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल, दिस इज व्हाट पेडेस्टल। हमें ज्यादा इंग्लिश में नहीं आना है, हम since we are dealing over here with mathematics, so we are not going to deal with what is pedestal and what is statue and all. ठीक है, ये मान के चलो कि ये भी कोई खंभे जैसी चीज है, इसके ऊपर भी कोई खंभे ही जैसी चीज है। बेसिकली हमें बस इतना ही समझना है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। ठीक है, और एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45। ठीक है, एक बार क्या कर रहे हैं, अब देखो एक बार समझते हैं। जिसे ग्राउंड, मैंने आपको बताया बार मैं ग्राउंड और रेफरेंस पॉइंट ये सारी चीजें बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि उसका यूज है, कई बार यूज करेंगे वो ग्राउंड, रेफरेंस पॉइंट, ये सारी चीजें वो बार यूज करेंगे। वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने ग्राउंड पे। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ग्राउंड पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू। स्टैचू कहाँ है, ये है, इसका टॉप कहाँ है स्टैचू का, ये है। ये देखो यहाँ पे टॉप, बॉटम, स्टैचू, पेडेस्टल समझना बहुत जरूरी है कि स्टैचू कहाँ है, पेडेस्टल कहाँ है। अगर स्टैचू के टॉप की बात करेगा तो वो ये पॉइंट है, अगर पेडेस्टल की टॉप की बात करेगा तो वो ये पॉइंट है। आप पेडेस्टल के टॉप को बोलेगा और आपने गलती से स्टैचू के टॉप से इसको ज्वाइन कर दिया तो सत्यानाश हो जाएगा, यू विल गेट इट रॉन्ग। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो ये स्टैचू के टॉप को यहाँ पे कोई बंदा है, वो देख रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। बनना भी चाहिए क्योंकि ऊंची चीज, सबसे ऊंची चीज देख रहा है तो एंगल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है जब वो स्टैचू के टॉप को देख रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट से, इसी पॉइंट से देख रहा है, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल कहाँ है, पेडेस्टल का टॉप ये हो गया। इसी सेम पॉइंट से जब पेडेस्टल के टॉप को देखता है तब कितना बन रहा है, ऐसा बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। बनना भी 45 चाहिए, 45 सिंस 45 इज लेस देन 60 डिग्री। ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कई बार आप हड़बड़ाहट में होगे, जल्दबाजी में होगे। ठीक है, तो आप कई बार 60 की जगह 45 या 45 की जगह 60 अगर लिख गए, गलती से स्विच कर गए, ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर आप सेम जगह पे खड़े हो, अगर आप कम ऊंचाई की चीज देखोगे तो आपको अपने सिर को कम ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेम जगह पे खड़े हो, ठीक है, और अगर आप उसी जगह की और ऊंची चीज देखोगे तो आपको अपने सिर को थोड़ा ज्यादा टिल्ट करना पड़ेगा। मतलब ये एंगल, पहले आप छोटी चीज देखोगे तो ये क्या होगा, ये थोड़ी कम हाइट बनेगी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा। और अगर आप सेम जगह से थोड़ी ऊंची चीज देखोगे तो आपको थोड़ा और ज्यादा अपने सिर को ऊपर की ओर टिल्ट करना पड़ेगा। मतलब ये एंगल ऐसे कुछ हो जाएगा।
ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्योंकि आप पहले ऐसे देख रहे हो, अब थोड़ा सा ऐसे हो गए, ऐसे मान लो ये एंगल है, ये एंगल बन रहा है, अब आप उसके थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल तो ऐसे फिक्स है, ठीक है, आपने सिर को और आगे ऊपर की तरफ टिल्ट कर दिया तो ये इतना एंगल बना दिया बेसिकली आपने, मोर देन 90 इवन समटाइम्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, इतना हमने क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर लिया, आप समझ लो क्वेश्चन हो गया। एक लाइन और लास्ट लाइन क्वेश्चन का बच रहा है, उसको पढ़ते हैं, फटाफट करते हैं कि ये कैसे इसे रिजॉल्व करेंगे। बोल रहा है फ्रॉम द, दोनों एंगल निकल के, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट निकालना है, जस्ट डू वन थिंग, टेक द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज नथिंग बट x, ओके फाइन। तो ये जो वैल्यू हमने लिया है, एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि ये वैल्यू क्या है, यही निकालना है। लेट, बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर दिस डाटा ओनली, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज नथिंग बट x, ठीक है। यही x पे हमारा फोकस रहेगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो समझ लो कि u की हो गया, जैसे आपने ये एक बार फॉर्मुलेशन कर लिया, फिगर अच्छे से ड्रा कर लिया, समझ लो कि आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो फटाफट क्या करते हैं, ये x दिया है तो ये छोटे वाले, इसको फिर कुछ नाम दे देते हैं, a b c और ये d। नाउ जस्ट टेक द स्मॉलर, टेक द स्मॉल राइट एंगल, ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में शॉर्टकट लिख रहा हूं, राइट RIGHT एंगल ANGLE एंगल ट्रायंगल TRIGANLE करके स्पेलिंग होगा, आप उसमें नहीं जाओगे, आपको इतनी स्पेलिंग आती होगी, मुझे पक्का पता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल DCB, जस्ट आई एम गोइंग टू टेक द स्मॉलर राइट एंगल ट्रायंगल DBC, इन राइट एंगल ट्रायंगल DBC, ओके। सो अब हम कौन सा रेशियो यूज करें, बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, tan ही यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज यानी साइन या कॉस लेने से कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। तो tan थीटा इक्वल टू व्हाट, tan थीटा बेसिकली इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट दे हैव गिवन 45 डिग्री, tan 45 इक्वल टू BC डिवाइड बाय BC, DC इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, DC इज नथिंग बट x, बेसिकली x इज व्हाट, अननोन, x दिया नहीं है और BC भी नहीं पता है, तो BC भी ऐसे लिख दो। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ढंग से ध्यान से देखेंगे समझेंगे। इक्वल टू x डिवाइड बाय BC, x ही ध्यान रहे आपको निकालना है, डू वन थिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यू गॉट x इक्वल टू BC। पर बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि BC भी क्या है वो हमें पता नहीं, x की वैल्यू तो हम निकालने में कामयाब हो गए, पर वो x जो आया भी वो BC के टर्म में आया, वो BC भी क्या है, BC ऑलरेडी इज अननोन। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और देखते हैं कोई और टेक्निक लगाते हैं कि कहीं और से BC आ सकता है क्या, ठीक है। तो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू टेक द लार्जर राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जस्ट आई एम गोइंग टू टेक, ओके फाइन। तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, अब इसमें देखो, इसमें क्या यूज करेंगे, tan 60 इक्वल टू व्हाट, P बाई B, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे स्टैचू और पेडेस्टल दोनों हो जाएगा, मैं आपको बार बार रुक के समझा रहा हूँ होल्ड करके, क्योंकि लार्जर राइट एंगल ट्रायंगल, जब आप बड़ा वाला राइट एंगल, बड़ा वाला एंगल ले रहे हो, तो वो बड़ा वाला एंगल स्टैचू के टॉप से बना रहा है, स्टैचू के टॉप से बना रहा है, तो यहाँ पे आपको बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ABD अगर आपने ये ट्रायंगल ले लिया, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। उस ट्रायंगल का फिलहाल अभी हमारे लिए कोई मतलब नहीं, वो मीनिंगलेस है, ठीक है। यू हैव टू टेक राइट एंगल ट्रायंगल ओनली, ठीक है। P बाई B, tan 60 इक्वल टू P बाई B, P बाई इक्वल टू व्हाट, नथिंग बट स्टैचू एंड प्लस पेडेस्टल and divide by nothing but BC. Statue equal to what, 1.6 meter given to you, and plus pedestal is what, x, and divide by BC. Tan 60 is what, nothing but √3. Tan 60 is what, √3. ये सारी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है इन ट्रिग्नोमेट्री। और 1.6 प्लस x, अब देखो मजे की बात, देखो BC इक्वल टू व्हाट, BC इक्वल टू ऑलरेडी यू हैव कैलकुलेटेड व्हाट, x। इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ यूज कर देते हैं डायरेक्टली, तो BC यहाँ पे आप एक लाइन ब्रैकेट में लिख सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC मींस यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी आर गोइंग टू रिप्लेस BC बाय x, ठीक है। इतनी इंग्लिश आपको आती होगी, आई होप कि आप लिख लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने BC को x से रिप्लेस कर दिया। अब कुछ नहीं करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आप सॉल्व कर लो तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। डू वन थिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे 1 क्लिक करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसा फ्रैक्शन बनाओ, ये हो जाएगा x√3 इक्वल टू 1.6 प्लस x, जिसकी वैल्यू निकालनी है सबको इकट्ठा करो, बाकी पूरी दुनिया को अलग करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x√3 माइनस x, इस x को मैं इधर लाया, इसके आगे प्लस था तो इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 1.6। नाउ जस्ट डू वन थिंग, टेक x कॉमन, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ये इतना डाटा आ गया। इतना डाटा आने के बाद अगर आपको और सॉल्व करना है इसको, ठीक है, तो x ये डाटा इसके साथ इनटू में है या फिर मल्टीप्लाई में है, तो क्या करते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6। ये इधर क्योंकि ये डाटा मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इधर से इधर इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, इधर से उधर जाएगा डाटा, तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, वाइस वर्सा। ठीक है, डिवाइड बाय √3 माइनस 1। अब बहुत ज्यादा बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होगी कि यार यही छोड़ दे आंसर, ये भी आंसर एक तरीके से गलत नहीं है, सही है, पर अगर आप सिंप्लीफाइड वर्जन में आंसर देते हो तो उसका मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, तो इसको आप बेसिकली क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट से क्या करो, मल्टीप्लाई। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट होगा √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 इन वन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट √3 प्लस 1। ऊपर भी वही करेंगे √3 प्लस 1। यहाँ पे एक लाइन लिखो कि जस्ट रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाइंग विद द कॉन्जुगेट ऑफ √3 माइनस 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो नीचे 1.6, ये तो ऊपर √3 प्लस 1 ही आएगा, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह पे ये है √3 और b की जगह पे 1 है, a स्क्वायर। अब √3 और फिर उसका भी स्क्वायर, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1.6 √3 प्लस 1 ऊपर तो ब्रैकेट में आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 रहेगा तो ये नीचे आ जाएगा 2। अब इसे आप डिवाइड करना चाहते हो तो ये कैंसिल कर दो, आप इसे जो है 2 ये आ जाएगा 0.1 में 8 आ जाएगा, या फिर ऐसे ही आप लिखा रहेगा, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं जो है। और अगर आप चाहो तो इसे डिवाइड कर लो, वो भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई तगड़े ढंग से कर रहे होंगे। इसको आप इतना करिए, फिर आगे मिलते हैं फटाफट। ओके, थैंक यू।